बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके 21 मिनिस्टर ने कौमी ख़जाने को किस तरह और कितना नुकसान पहुँचाया, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। इस पर नैब ने करप्शन की शिकायत पर इन अरकान को बुला लिया है और साथ ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी नैब ने इस पर नोटिस भेजा है और इस पर बुलाया गया है। इस पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक़ सफ़ीर और दानिश्वर सैयद आदिल गिलानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये किस तरह ये कहानी हुई शुरू और कौन कौन से किरदार इसमें मुलव्विस है इस करप्शन में? और दूसरा, मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि इमरान खान का एक और ऑडियो लीक सामने आ चुका है जिसमें वो 5 MNAs को ख़रीदने की बात भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इमरान खान साहब के जो ऑडियो वीडियो लीक आ रहे हैं, ये इस कौम को अब समझना चाहिए कि कोई आदमी झूठ बोल के गुमराह नहीं कर सकता और पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है पिछले सालों में। और इस दफ़ा जो 5 साल से अभी जो नई PTI की हुकूमत आई है, उसके अंदर जो मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं इकॉनमी के, उसकी वजह जो है वो अब ऑडियो लीक से और वीडियो लीक से आ रही है। अब आप सुनेंगे क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में। ये लीक अभी लगे चल रही है। अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदूँ। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। अब ये खरीदो फरोख्त हो रही है MNA की नो कानून मूव में, जबकि आवाम को ये बताते रहे हैं कि मैंने 27 साल इंसाफ के लिए तहरीक चलाई और ये लोटा क्रेसी के अगेंस्ट इन्होंने केस किए। इन्होंने कोर्ट में केस किए करप्शन के ख़िलाफ़, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें थी। मगर जो इनके ऑडियो लीक में जो चीज़ आ रही है, ये पहले जो है ये अफवाहें चलती थी। और एक और भी आपको सुना रहा हूँ मैं, ये सुनने कि आर्मी के ख़िलाफ़ जब ये ज़रबे अज़म हुआ था सवाद का, उस पर क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, जरा सुनाएंगे ये? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. ये ज़रबे अज़म राय शरीफ के ज़माने में, जिस ज़माने में वो थे, उन्होंने किया था और मेरे ख़्याल से नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और सवाद के अंदर जो है वो सूही तबस्सुम ने जो है वो रिवोल्ट किया था, फिर अफगानिस्तान भाग गया, तो पूरा सवाद और वो एरिया खाली करा के आर्मी ने और दहशतगर्दों को ख़त्म किया था। उस पर ये उनकी सपोर्ट कर रहे थे और ये बयान मेरे ख्याल से इंडिया में दे रहे, कहाँ दे रही है, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। अब जब ये आई है इनकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में और KPK में, जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया और उनके साथ दोबारा ये अफवाह चली हैं कि इन्होंने तहरीक तालिबान के साथ कोई अंडरग्राउंड एग्रीमेंट कर लिया। मकसद ये कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये चीज़ें ऑडियो लीक में, वीडियो लीक में आ रही हैं। और ये चीज़ ये है कि ये हुकूमत वक्त उसका काम क्या होता है? हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो रूल और लॉ को इम्प्लीमेंट करे। अपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत को चैलेंज करे। मगर हुकूमत वक्त भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जी। वो ऑडियो लीक आ रही है, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वीडियो लीक आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, करप्शन की खबरें आ रही। भाई आप हुकूमत तो आपको कानून के हिसाब से आप सजा दो, आप इंक्वायरी करो, एक्शन लो। ये 6-6 महीने 7-8 महीने ये आप यही चीज़ जो है पिछले 3.5 साल PTI हुकूमत करती रही, बयान देती रही और जो करप्ट एलिमेंट थे सारे बच गए। आज भी यही हो रहा है कि ये 8 महीने अप्रैल से मार्च से ही गए हुए हैं, आज 6-7 महीने हो गए। किसको सज़ा मिली है? वो कहाँ चले गए? अब इसमें जो है सबसे बड़ा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैबिनेट ने, पाकिस्तान की काबीना ने इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत 50 अरब रुपए का टीका लगाया कौम को। एक बिल्डर है बड़ा मशहूर, उसने इंग्लैंड के अंदर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। अच्छा। और नेशनल एजेंसी ऑफ इंग्लैंड ने उसके अकाउंट फ्रीज कर लिए।
196 ملین پاؤنڈ کے. اچھا. اور اس کے ساتھ جو ہے شہزاد اکبر نے جا کے ڈیل کری. شہزاد اکبر جو ہے وہ ایک کرپٹ ترین انسان تھا, جو عمران خان خود کہتے ہیں کہ وہ اس کو لگایا تھا ہم نے کرپشن ختم کرنے پہ, کرتا کچھ اور رہا. یہ تو ان کی تو میڈیا کے حساب سے, خبروں کے حساب سے اس نے شہزاد اکبر نے اس کے ساتھ جو ہے, اس کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, گاڑی میں پیسے لے رہے ہیں وہ کسی بلڈر سے. تو اس میں وہ پیسہ جو تھا انڈر دی انٹرنیشنل لا آف اسٹولن منی, کنٹری ٹو کنٹری پیسہ جب کرپشن کا پکڑا جاتا ہے, اگر پاکستان کے یہاں سے پیسہ گیا اور امریکہ کے اندر وہ پکڑا گیا کہ وہ پیسہ جو ہے پاکستان میں محمد علی کھوکر نے جو ہے وہاں پہ پیسہ بھیجا ہے 1 ارب روپیہ, وہ پکڑ کے تو امریکہ کی حکومت جو ہے انڈر دی انٹرنیشنل لا گورنمنٹ آف پاکستان کو دے گی, اور وہ واپس حکومت پاکستان کے خزانے میں آئے گا, اور اس کے خرچ کا بھی یہ تعین کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن نے OECD کنونشن میں کہ وہ پیسہ خرچ ہوگا عوام کی تعلیم اور صحت کے لیے صرف. یہ پیسہ 196 ملین پاؤنڈ جو 50 ارب بنتا ہے وہاں سے آیا, 40 ارب آیا, باقی 10 ارب آنا ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ اس بلڈر کے پرسنل اکاؤنٹ میں چلا گیا. یہ ایگریمنٹ کیا, ایگریمنٹ کی کاپی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیبنٹ سے وہ اپروو کرایا تھا شہزاد اکبر نے, ایک ایک اس کے اندر یہ آپ نیب نے اس کو کیس کو اٹھایا ہوا ہے. یہ انہوں نے سمری بھیجی تھی 2 دسمبر 2019 میں کہ یہ انگلینڈ کے اندر پیسہ ان کا جو ہے وہ NCA جو ہے ایجنسی ہے, کرائم ایجنسی, انہوں نے پکڑ لیا ہے, اور اس میں مکان ہے, اس میں پراپرٹیز ہیں. تو اس کے لیے جو ہے یہ نوٹ میں لکھ رہا شہزاد اکبر, ARU جو ہے وہاں جا کے جو ہے وہ اس سے اس کے کورٹ میں بتایا. ARU جو ہے وہ ایک انلیگل ڈپارٹمنٹ تھا. سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ARU جو ہے وہ غیر قانونی تھا. تو غیر قانونی طور پہ ARU کا ہیڈ جو تھا شہزاد اکبر, اس نے وہاں جا کے ان کو کہا کہ یہ ملا کے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ اس کو دے دو, یہ پاکستان میں گورنمنٹ کو دے دے گا. کیسے دے دے گا, اس کے اوپر فائن ہے 460 ارب کا, یہ اس میں جمع کرا دے گا. تو اس پہ اس نے ایگریمنٹ وہاں پہ ایسا کرایا کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ یعنی جو نوٹ کابینہ میں دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انگلینڈ کی گورنمنٹ دے رہی ہے, یعنی ماموں بنا دیا سبوں کو. اور وہ پیسہ جو ہے وہ 190 ارب روپے ہے, تو یہ واپس پاکستان آ رہا ہے. اب یہ پیسہ جو ہے اس میں لکھا کہ یہ پیسہ وہاں سے وہ بھیجیں گے اس کے اکاؤنٹ میں. یہ لکھا ہوا ہے اس نوٹ کے اندر. اس نوٹ کے اندر لکھا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے جو 500 ارب بنتا ہے وہ آئے گا, تو وہ ملک ریاض کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں آئے گا. اور وہ اس کو جمع کرا دے گا اپنے فائن کے اندر. تو وہ کیس جو ہے نیب نے اٹھا لیا, اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے. وہ اپروول جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آ رہی ہے, وہ کابینہ نے جو ہے وہ 3 دسمبر 2019 کو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, اسپیشل اسسٹنٹ SAPM, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ARU کی حیثیت ہوتی. اس شخص نے جو ہے یہ دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے بریف دا کیبنٹ ان کیمرا آن اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر اینڈ ریپریٹیشن آف فنڈ ٹو پاکستان ان احمد علی ریاض اینڈ فیملی اینڈ میسرز بحریہ Limited due to discourse of confidentiality clause decision. The cabinet considered the note titled Account Freezing Orders and Repatriation of Funds to Pakistan in Mr. Ahmad Ali Riaz and Family and Messrs. Bahria Town Limited dated this submitted Asset Recovery Unit Prime Minister Pakistan and approved para number 10 above. مطلب یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیسہ گورنمنٹ کو دے گا, کیبنٹ نے یہ اپروو کر دیا کہ یہ پیسہ علی ریاض کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا. اس پہ نیب کے اندر جب یہ کیس چل رہا ہے, نیب نے نوٹس ایشو کر دیے ہیں کہ آپ آئیں, اور 21 کابینہ کے ممبروں کا اب تک کیا, حالانکہ اور بھی ہونے چاہیے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 11 اکتوبر کو غلام سرور صاحب اور مراد سعید صاحب کو بلا لیا, 13 کو حماد اظہر اور زبیدہ جلال کو بلا لیا, 12 کو کھٹک پرویز کو بلا لیا ہے, مقبول صدیقی کو بلا لیا ہے, 18 کو نسیم فروغ کو بلا لیا ہے, احمد رشید شیخ کو بلا لیا,
इन सब को। अब इनके ऊपर जो है ये केस चलेगा और ये इंक्वायरी होगी और ठीक इनको सज़ा और मिलेगी या नहीं मिलेगी वो नैब के हाथ में है। ठीक, केस चलेगा और इंक्वायरी की जाएगी। इस हवाले से प्रोग्राम में नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हम बात करेंगे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि ताहयात नाअहली का जो आर्टिकल 62(1)(f) है वो काला कानून है, और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले पर इमरान खान की दरख्वास्त पर 2017 में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली की सज़ा दी गई थी। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। सर, ये जिस पर हम बात कर रहे थे, PTI काबीना ने किस तरह इस मेगा करप्शन केस में अपने आप को NRO दिया, कैसे बचाया इस केस से, इस पर पहले तफसीलन बात ये जो है ना ये पिछले केस के अब जाएँ तो यहाँ पर कराची में MDA मलीर के अंदर जो है वो ज़मीन का केस था जिसपे नैब ने केस बनाया था और 1,000 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ था हुकूमती ख़जाने को। वो नैब ने केस उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो केस को सूमोटो ले लिया या कैसे लिया मुझे समझ नहीं आता। और वो जज जो थे वो ये था अपना चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, और उस पर जो है वो एक फ़ैसला आया था 2017-18 में कि इसके ऊपर जो है वो 1,000 अरब रुपए का जो है वो फ़ाइन होना चाहिए। वो फिर आगे चलता रहा। अल्टीमेटली 2019 के अंदर मार्च में ये फ़ैसला आया कि उसके फ़ैसले के जो चीफ थे वो थे जस्टिस शेख अजमत सईद साहब। उन्होंने 2019 के अंदर ये कहा कि 460 अरब रुपए दे के इसको लीगलाइज कर देते। 460 अरब रुपये आप जमा कराएंगे और 7 साल में जमा कराएंगे और लीगल। उस फैसले के ऊपर भी अमल नहीं हुआ है। उस पर कहा था कि हर महीने 2.5 अरब रुपये जमा कराएंगे और उस 2.5 अरब के आगे जिस दिन भी 2 महीने का डिफ़ॉल्ट हो गया तो नैब को ऑर्डर था कि केस शुरू कर दो। वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, कोई नैब का शुरू नहीं कर रहा। उनके वकील उस वक्त जो थे वो थे अली ज़फ़र, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के चीफ थे वो थे शेख अजमत सईद। अजमत सईद साहब जो हैं वो रिटायर हो गए और उनको इमरान खान साहब ने शौकत खानम का ट्रस्टी बना दिया। ठीक, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो इनके वकील थे भी हैं भी, उसको इन्होंने इमरान खान साहब ने सेनेटर बना दिया और PTI की लीगल टीम का इंचार्ज बना दिया। ये पिछले किरदारों का मैं बता रहा हूँ मैं ये। इसके अंदर फिर आगे आते हैं तो ये जो इसके अंदर अब फ़ाइन था, वो फ़ाइन जो उन्होंने जमा कराया तो ये पैसा जो वहाँ से बाहर से आया है 40 अरब रुपये, उस पर जो इंक्वायरी नैब कर रही है वो अपनी जगह है कि उसके अंदर इंक्वायरी में ये इस मुल्क में नैब के ऑर्डिनेंस के हिसाब से पैसे की जो कार्रवाई है वो नैब के परव्यू से बाहर है, वो FBI करेगा। इस वक्त FBI खामोश है कि वो पैसा जो आया है तो FBI ने उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लिया। जो पैसा बाहर से आता है तुम्हारे मेरे नाम पे वो तो हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है या उनको बताना होता है कि ये पैसा बाहर से मेरे रिश्तेदार ने भेजा है तो टैक्स फ्री है वो। तो वो पैसा जब आया है, इनके ऑर्डर है काबीना का कि वो अली रियाज के अकाउंट में आया, तो अली रियाज का वो उस पैसे को उसके ऊपर जो है उसने अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया अपने 460 अरब के फ़ाइन के तहत, तो 40 अरब पे इनकम टैक्स दिया कि नहीं दिया। वो इनकम टैक्स जो बनता है 35%, 17 अरब रुपये इनकम टैक्स बनता है। FBI का काम है कि वो करे। वो कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त FBI खामोश है, स्टेट बैंक खामोश है, SEC भी खामोश है। क्यों खामोश है? इस मुल्क के अंदर करप्शन करने वालों की वजह से नहीं हुई है, उन लोगों की वजह से हुई है जो करप्शन को रोकने के लिए इदारे बने हैं। वो इदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोर्ट में तो आखिर में जाता है। वो इदारे रेगुलेटर्स हैं। वो रेगुलेटर पहले स्टेट बैंक है, उसके बाद जो है वो SECP है, उसके बाद जो है वो FBR है, उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल कमीशन है। ये सब का FI है। कहाँ गई है? तो ये केस है, अब नैब ने उठाया है। अब अल्लाह करे कि इस केस का जो फैसला है वो सामने आएगा, बात की बात है। मगर यानी केस बहुत अहम है, बहुत बड़ा है, और 50 अरब की करप्शन जो है पाकिस्तान में किसी एक सिंगल पर्सन पे, कैबिनेट के डिसीजन है। अब मैं आपको बताऊँ ना, ये क्लियर कट, कैबिनेट ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराओ या गवर्नमेंट को दो। कैबिनेट ने कहा है कि ये अली रियाज के अकाउंट में डाल दो। अच्छा, कैसे हो सकता है भाई? आवाम का पैसा है, स्टोलन मनी है।
تو یہ اس کے اندر تھا. خیر جی سر. اگلا آپ جو سر پوچھ رہی تھی چیف کیا تھا جسٹس وہ؟ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ اب کہا گیا ہے کہ جو تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) ہے وہ کالا قانون ہے، جبکہ 2017 میں سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے پر عمران خان کی درخواست پر نواز شریف کو تاحیات نااہلی کی سزا دی تھی. لیکن یہ ایسا تو ہے اب کہ یہ بیان آنا کیا کہیں گے؟ یہ ایسا ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیٹ کیپچر ہے، ٹھیک. اور یہی چیز ہے کہ جب سزا دی گئی تھی، پاکستان کی اکانومی صحیح چل رہی تھی. 2017 میں ایک سازش کے تحت جو ہے وہ نواز شریف کو نکالا گیا تھا. اس سازش کا حصہ جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار ہے، جس کی آڈیو لیک ویڈیو لیک سب آئی ہوئی ہے، جس میں ایک جج نے بھی کہا کہ اس نے کہا کہ ان کو سزا دینی ہے، بیٹی کو بھی دینی ہے. تو یہ اس کا تسلسل ہے. اور اس پہ جب وہاں پہ اس پہ عمران خان صاحب کورٹ میں گئے تھے کہ یہ پاناما میں جو ہے ان کو سزا دی جائے. کس کو؟ نواز شریف کو. سپریم کورٹ کے اندر کوئی پروف نہیں ہو سکا کہ کیسے سزا دیں گے. تو انہوں نے نکالا کہ یہ اقامہ ان کا جو ہے وہ دبئی کا، اس کے اندر اس کی تنخواہ ہے 10,000 درہم نواز شریف کی، کہ وہ 10,000 درہم جو ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہے الیکشن کمیشن میں. اچھا. دیٹس آل. انہوں نے جواب دیا ہے. ان کے وکیل کون تھے؟ خواجہ حارث، ٹھیک. جو آج عمران خان کے وکیل ہیں سپریم کورٹ میں اگینسٹ نیب. وہ نیب کے اگینسٹ اس وقت جو ہے وہ نیب کے اگینسٹ تھے، آج وہ نیب لاء کے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اگینسٹ ہے. تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ پیسہ جو ہے انہوں نے لیا ہی نہیں ہے. جب لیا نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں، بلیک لاء ڈکشنری کے حساب سے اگر کوئی آدمی کے پاس پیسہ تنخواہ ملنے کا ایگریمنٹ ہے، وہ پیسہ نہیں بھی ملا، وہ ڈکلیئر کرنا ہے، کل 10 سال کے بعد پیسہ مل جائے، ان کو سزا دے دی. اور 62(1)(f) میں ان کو تاحیات نااہل کر دیا. وہ لکھنے والا سزا کون تھا؟ جج 5 کا بینچ تھا، ثاقب نثار اس کے اندر ہیڈ تھے. لکھنے والا شخص تھا وہ دیکھیں جسٹس عمر عطا بندیال. آج یہ ہو رہا ہے کہ توشہ خانہ کے کیس میں، فورن فنڈنگ کے کیس میں، اس کے اندر جو ہے ہمارے کابینہ کے اندر یہ 50 ارب کیس میں تلوار لٹکی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں. جی. تو اس پہ جو انہوں نے فیصل واڈا کے کیس چل رہا تھا، اس پہ کل بیان دیا ہے کہ کالا قانون ہے یہ 62(1)(f). یا تم نے خود قانون نہیں ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 62(1)(f) کے اندر تاحیات نااہلی ہے. وہ انہوں نے ایجاد کیا. اب سپریم کورٹ کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. جب وہ قانون بن گیا تو کہہ رہے ہیں یہ قانون کالا قانون. وہ قانون کالا قانون کس نے بنایا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کالا قانون. اور وہ کیونکہ اس کے تحت جو ہے وہ فیصل واڈا کو جو ہے تاحیات نااہل کیا گیا اس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے. تو اس پہ آج جو ہے وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جسے کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو. پہلے انہوں نے اپنے سازش کے تحت جو ہے وہ نواز شریف کو نکال دیا، جہانگیر ترین کو نکال دیا. آج جو ہے وہ اس کے حساب سے اب یہ ہو گیا کہ اس قانون کی ریوائز میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ کالا قانون ہے. پیپل پارٹی نے سینیٹ میں ڈال دیا کہ یہ کالا قانون ہے، اس میں تاحیات نااہلی 61 نکال دو. تو اس ملک کے اندر کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا جب اعلیٰ ترین انصاف کا ادارہ سپریم کورٹ، اس کا چیف جسٹس جو ہے اپنے قانون کو کالا، اپنے فیصلے کو کالا قانون کہے سیٹ پہ بیٹھ کے. نسیم حسن شاہ جو تھا ایک جج تھا سپریم کورٹ کا، جس نے سزا دی تھی پھانسی کے ذوالفقار علی بھٹو کو، اس نے ریٹائرمنٹ کے 10 سال کے بعد آ کے کہا کہ یہ میں نے غلط کیا تھا. اس پہ ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اس پہ. یہ تو اس شخص نے خود ہی ایک قانون بنا دیا جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. پھر اب خود ہی کہہ رہے ہیں کیوں؟ مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں. اس کی وجہ سے کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنا اپنا کو. تو یہ سارا کا سارا کیس ہے، اب یہ چلے گا. اور پاکستان کی جو ہماری عدلیہ کا جو اس لیے رول آف لا انڈیکس ہے، جس میں 136 کنٹری میں 130واں نمبر ہے. آج 27 اکتوبر کو اس کی بھی نئی رینکنگ آ رہی ہے. تو اس رینکنگ میں تو اس سال کے اگلے سال یہ آئے گی رینکنگ کا کہ کیا اثر ہوگا. تو یہ ٹوٹل ہمارا جو ہے وہ نظام ہے پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے اس قسم کے تضادات موجود ہیں. بالکل اس قسم کے جو تمام کیسز ہیں وہ نظام کی خرابی ہے، ذاتی مفادات ہیں، اسٹیٹ کیپچرنگ ہے. ناظرین جہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उसने किस तरह अपनों को फ़ायदा पहुंचाया, किस तरह कोविड की आड़ में, कोविड रिलीफ की आड़ में अपने लोगों को इस पर फ़ायदा पहुंचाया। इसके अलावा बात करेंगे करेंसी बहरान की, जिसमें करेंसी बहरान में 8 बैंक्स के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि इसमें नेशनल बैंक भी मुलविस है। इस पर कायमा कमेटी बराए ख़जाना अरकान बरस पड़े और उस पर उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सर, पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताजरों को या अपनों को ये मुफादात पहुँचाया इस कोविड की आड़ में। ये तो यानी प्रूव हो गया है कि पिछली हुकूमत ने अपने ताजिरों को, पाकिस्तान के, और ताजिर जो है इनके सबसे बड़े फंडर्स हैं। ये ताजिर जो हैं ये बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। ये इनको फ़ंड करते हैं, इनकी यूनिवर्सिटियों को फ़ंड करते हैं, खैराती इदारों को फ़ंड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फ़ंड करते हैं इनकी, और उसको ये फ़ायदा पहुँचाने के जो कई ज़रिया इनके निकले हैं कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे के पूरी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी रियल एस्टेट की। उसका मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि क्या है अगले हफ्ते। और ये जब कोविड आया था तो 1100 अरब रुपए का इन्होंने पैकेज दिया था कि उसके अंदर हम 1100 अरब देंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर लेंगे, कि गरीबों को देंगे। एहसास प्रोग्राम बनाया, फूड प्रोग्राम बनाया, और वो लोगों के खाने के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ में 25,000 रुपये एक के, 2001 के, तो 11,000 अरब रुपए के अंदर इनके टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 5,500 या 400 अरब रुपए। ठीक। उसमें इन्होंने एक जो फैक्ट्रियों के मालिकान थे, जो इंडस्ट्रियाँ जिनकी लगी हुई हैं, उसके अंदर ये एप्टमा के कॉटन की फैक्ट्रियाँ हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन की हैं, उसमें बहुत सारी मिलें हैं, उनके लिए इन्होंने, जो कि वो सब इनके ATM है, फंड कर दे रहे हैं। अब उनका निकाला जाए जब NGO का, क्योंकि कानून है EAD का कि जो NGO को फंड करते हैं उसकी डिटेल आनी चाहिए वेबसाइट पे, वो अभी तक नहीं आई है। डॉक्टर साहब आगे इंशाल्लाह वो आएगी। उसके अंदर इन्होंने स्टेट बैंक से स्कीम बनवाई 2020 में, कोविड के शुरू था, और मार्च 2020 से उन्होंने ये स्कीम अनाउंस की कि स्टेट बैंक जो है फैक्ट्री मालिकान को 5 अरब रुपए कंसेशन रेट पे 10 साल के लिए लोन देगा। आपको, हमें कोई लोन नहीं देता भाई, फैक्ट्री मालिकान अरब खरबपति हैं, तो उनको 5 अरब रुपए लोन देंगे कंसेशन पे। उसके तहत जो है वो मालिकान ने, उन्होंने ये पैसा गवर्नमेंट से लिया और 460 अरब रुपए के करीब जो है वो उनको दिया गया। ठीक। ये 1 साल की स्कीम थी। उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर पैसे की तो कमी थी, लोन थे, उधार था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था। इमरान खान साहब ने जो है बैंकों से लोन लिए, ट्रेजरी बिल बांटे 18-19% इंटरेस्ट पे। तो 18% इंटरेस्ट पे जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, अगर ये उनको नहीं दे तो ये पैसा तो फ्री में आ जाता ना। वो तो 18% के अंदर जो है वो 5% जो है इन्होंने गवर्नमेंट को दिया, और 18% उन्होंने रखा के गवर्नमेंट को लोन दे दिया। तो 13% पे इनको जो फ़ायदा हुआ है, 630 बिजनेसमैन हैं, इनको 10 साल में जो है वो 554 अरब रुपए का फ़ायदा दिया। ये हाल है कि अरबपति को खरबपति कर दिया इन्होंने। एक कंपनी है कराची की, उसको 90 अरब रुपए दिया एक कंपनी को। जब पूछा गया, बोले वो यानी एक कंपनी को 5 अरब था, मगर ये ग्रुप जो है इसकी 16 कंपनी है, मतलब इस तरह की वो कंपनी जो है वो खरबों रुपए के डिफॉल्टर है, खरबों रुपए के से कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। उसको 90 अरब दिया गया उस एक कंपनी को। इस स्कीम के तहत जो है वो आप देखेंगे 117 अरब का फ़ायदा हुआ। ये हाल है इस मुल्क की इकोनॉमी का, ये हाल है PTI की पॉलिसी का, ये स्टेट बैंक ने किया था। दूसरा हुआ पाकिस्तान में जब से ये हुकूमत आई, और पिछले अप्रैल में आई थी हुकूमत, और ये
अगस्त सितंबर अक्टूबर में, अब तो अक्टूबर आ गया, अगस्त सितंबर में ये करेंसी की डिवेल्यूएशन शुरू हो गई कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, श्रीलंका बन जाएगा। शौकत तरीन ने फ़ोन कर दिया IMF को कि इनको पैसा नहीं दो, ये सारी साजिशें उस पर केसें चल रहे हैं। तो उसमें मैनिपुलेट हुआ और डॉलर जो है वो 210 रुपये से लेके 248 रुपये पहुँच गया। यानी मार्केट के अंदर जो है ये मनी चेंजर हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि स्टेट बैंक ने एक रेट निकाला है, आज स्टेट बैंक का रेट जो है 220 रुपये है डॉलर का, तो जो मनी चेंजर है उसको 220 के अंदर वो लेता है और 221 में बेचता है। उसके लिए एक कानून बना हुआ है। वो मनी चेंजर जो है आज 220 की जगह 228 मांग रहा है। उसको बंद करना चाहिए था, इससे बैंकों ने नहीं किया, आज भी नहीं कर रहा है। ये मिले हुए हैं ये। तो इस पे जो है इसहाक डार साहब के आने से पहले स्टेट बैंक मजबूर हो गया कि इसके ऊपर उन्होंने जब निकाले फिगर्स कि हुआ क्या है, तो बैंकों के पता चला बैंक ने अपने प्रॉफिट जो उनको मिला इसके अंदर, वो नॉर्मली हर साल 8-9 अरब रुपये फ़ायदा होता था 3 महीने में उनको मनी ये डॉलर के ख़रीदो फरोख्त में, वो इनको 5 गुना फ़ायदा हुआ, 28 अरब रुपये हुआ। उस 28 अरब का फ़ायदा तो उनको हुआ, पाकिस्तान की इकानमी को 2500 अरब का नुकसान हो गया। उसमें स्टेट बैंक भी इस तरह शामिल है कि उसने टाइम पे उनको रेगुलेट क्यों नहीं किया? डेली रेगुलेट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो सर स्टेट बैंक ने बतौर रेगुलेटर होते हुए भी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं की, बाद में मजबूरी में करनी पड़ रही है। इसके अंदर सिर्फ वो बैंक के इन्वॉल्व नहीं है, बैंकों के मालिकान के नाम आप देखेंगे, एक का नाम जो है वो मंशा है, एक का नाम जो है वो है शौकत तरीन के भाई हैं, दूसरे का नाम जो है वो उसका दुबई का शहजादा है, तीसरा जो है पाकिस्तानी वहाँ बैठा हुआ है लंदन में उसके हैं, एक में जो है आगा खान है अभी बैंक में। मतलब ये सारे, नेशनल बैंक तो गवर्नमेंट का अपना है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। तो ये है कि इसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को। स्टेट बैंक रेगुलेटर था, उसने क्यों नहीं किया? मिफ्ता इस्माइल मिनिस्टर था, उसने क्यों नहीं पकड़ा टाइम पे? एग्जैक्टली। आज भी वही स्कीम चल रही है। अब इन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है करने का, तो उसके बावजूद अब भी ये पोजीशन है कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं ये 180 रुपये का हमारा डॉलर की वैल्यू है रुपये की, वो आ सकता है, मगर ये इसको फेल कर देंगे। आज मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ कि ये फिर रुपया जो है ये 200 रुपये या डॉलर जो है 180 पे अगर आएगा भी, ये फिर उसको 250 रुपये लेके आ जाएंगे। ये मुल्क जो है ये अशराफिया के लिए बना हुआ है। अशराफिया जो है वो खरीद लेती है हुकूमत को, अशराफिया जो है वो जुडिशरी को खरीद लेती है, अशराफिया जो है हर एक को खरीद लेती है। अभी आप देखें कि इनके पास ये हुआ कि एप्टमा इज द बिगेस्ट रिचेस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, वो एक पैसा इनकम टैक्स नहीं देता, वो टैक्स एक्सपोर्ट में एग्जेम्पशन ले लेता है। अब उसके 4 दिन पहले गैस की प्राइस पे अनाउंस कर दिया है जी हम बंद कर देंगे फैक्ट्रियाँ, हमें गैस जो है वो सस्ते दामों पे दो। इसहाक डार साहब ने कल 100 अरब का पैकेज दे दिया उनको, 20 रुपये पे गैस दे रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये अवाम जो है वो उसको लगा दिया है ट्रक की बत्ती के पीछे कि तू ये पेट्रोल महंगा हो गया है, तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सड़क पे आ जा, अभी मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, इमरान खान कहता है मुझे बना दे, जरदारी कहता है मुझे बना दे, नून लीग कहते हैं मुझे बना दे, सब अपने बंदर बांट में लगे हुए। और कोर्ट यानी आखिरी इदारा कोर्ट है, कोर्ट का आपने असर देख लिया कि वो कहते हैं काला कानून है जो उसने खुद बनाया था। तो इस मुल्क का होगा क्या? ये तबाही की तरफ जा रहे हैं और हमारे यानी इस तबाही के अंदर जो है जो अशराफी है वो मतलब माल बनाया जा रही है, अरबों खरबों बनते चले जा रहे हैं। तो इसको अब थोड़ा सा चेंज अगर आ रहा है, इसहाक डार साहब आए, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम के तहत कि आप कुछ करें, इस मुल्क को आप बचाएं, इन अशराफिया से बचाएं, इन जो गीदड़ हैं, जो ब्लैकमेलर हैं, इनसे बचाएं कि मुल्क बचेगा तो ये भी होंगे, वरना इनका भी असर वही होगा जो मुल्क का होगा। बिल्कुल। नाज़रीन, करेंसी बहरान में आज बैंक्स के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें नेशनल बैंक भी मुलविस है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।